हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑल अबाउट एसएससी जेई। ये बेटा एक वन शॉट वीडियो होगी। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको पूरा सर्वगुण संपन्न ज्ञान मिलेगा। आप देख सकते हो, हम एग्जाम से लेकर, प्रोफाइल से लेकर, सैलरी से लेकर, प्रमोशन से लेकर, एलिजिबल ब्रांचेस से लेकर हर एक चीज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि इस पूरी वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। अबाउट एसएससी जेई मिलेगा, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, डिपार्टमेंट, प्रमोशन, पर्क्स, एलिजिबल ब्रांचेस, एज लिमिट, मिनिमम टाइम कितना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, डिपार्टमेंट्स जो भी यहाँ पर ब्रांचेस जो एलिजिबल हैं उनका सिलेबस क्या है, लास्ट 5 ईयर एनालिसिस भी मैं आपको देने वाली हूँ। जितनी भी ब्रांचेस एलिजिबल हैं सारे के सारे ब्रांचेस का आपको लास्ट 5 ईयर यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं अबाउट एसएससी जेई। तो एसएससी जेई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक प्रेस्टिजियस बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप बी की जॉब यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको पेपर क्लियर करना पड़ता है। टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसकी जानकारी भी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बेटा बात करूं तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आप बनते हो जूनियर इंजीनियर। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 35,400 लेकर 1,12,400 के बीच में वेरी करती है, और इन हैंड सैलरी आपको 44,000 रुपीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, CPWD हो गया, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, CWC हो गया, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, इसी के साथ फरका बैराज हो गया, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, NTRO हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हो गया, और यहां पर आप देख सकते हो एलिजिबल ब्रांचेस। तो बेटा यहां पर जो एलिजिबल ब्रांचेस हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स के मैं यहां पर लास्ट 5 ईयर की सब्जेक्ट एनालिसिस भी करूंगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो जब आप एसएससी जेई क्रैक कर लेते हो, मैंने आपको बताया कि आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, उसके बाद आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है चीजों को मैनेज करना, प्रोसेस को पूरा बैलेंस करना, टीम को मैनेज करना, कोई भी प्लान आप बनाते हो उसको एग्जीक्यूट करना, और आप काम करते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। जब आप 5 से 6 साल काम कर लेते हो, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका प्रमोशन होता है जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो, और जो आने वाले जूनियर इंजीनियर होते हैं वो आपके गाइडेंस में काम करते हैं, और फिर उसके बाद आप बनते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि टाइम के साथ आपको यहां पर प्रमोशन देखने को मिलेगा, और कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है प्रमोशन लेने में। मैं कह सकती हूं यही एक नेगेटिव पॉइंट है एसएससी जेई में, बट हाँ जूनियर इंजीनियर से आप शुरुआत करते हो तो ये भी कुछ बुरा नहीं है। पक्ष की अगर मैं बात करूं तो सैलरी के साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि डेयरनेस अलाउंसेस हो गए जो आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करने के लिए, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, जब भी कभी आप वर्क रिलेटेड ट्रिप पर जाते हो वो ट्रिप आपके लिए कंप्लीटली फ्री होती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, पेड लीव्स भी यहां पर आपको मिल जाती है, और बहुत सारी पेंशन स्कीम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पर्क्स भी आपकी नौकरी के साथ ही आपको देखने को मिलते हैं। एलिजिबल ब्रांचेस जैसे कि मैंने आपको बताया, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, तीनों ही डिपार्टमेंट्स यहां पर एलिजिबल हैं, और आराम से प्रिपरेशन करो, अच्छी जॉब्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। एज लिमिट की बेटा बात करूं तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एज लिमिट होती है, जैसे कि अगर आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो 30 ईयर्स है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 32 ईयर्स देखने को मिलेगी, फिर यहां पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में 30 साल है, अप टू 30 ईयर होनी चाहिए, CWC में 32 ईयर्स, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट है सब में आपको 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आई थिंक आप सभी लोग अभी तो 30 साल से कम हो तो आप सारे एलिजिबल हो, सारे ही डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं, मैं बात कर रही हूं 2022 की, तो आप इंक्लूडिंग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल देख सकते हो 2,798 टोटल वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एसएससी जेई में बढ़िया वैकेंसीज आती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो यहां पर आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन भी ले सकते हो अगर आप तैयारी करते हो।
अगर मैं पेपर के पैटर्न की बेटा बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको टोटल 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है बेटा ये ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और दूसरा वाला आप देख सकते हो रिटन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बेटा पेपर 1 की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और जनरल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस बेटा 50 नंबर की आती है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर की होगी, और इसी के साथ यहां पर आपको जनरल इंजीनियरिंग मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप बेटा यहां पर देख सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 120 मिनट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्स को बोलते हैं प्रीलिम्स का पेपर। पेपर 1 क्या है? प्रीलिम का पेपर है, जहां पर आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर पेपर 2 की, जो कि आपका रिटन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप सिविल के हो तो सिविल के सब्जेक्ट, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल, और अलग अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 300 नंबर का बेटा ये पेपर होता है, इसमें भी आपको 2 घंटे देखने को मिलेंगे। और पेपर 1 में आप देख सकते हो 100 नंबर का नॉन टेक्निकल है और 100 नंबर का आपको टेक्निकल देखने को मिलता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 2 में, बट पेपर 1 में आप देख सकते हो 25% की यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब सिलेबस की बात करें और इसी के साथ साथ लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस की बात करें, तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस में आपसे बेटा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स सब कुछ पूछा जाता है। 21 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 20 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 19 में, 18 में, 17 में आप डायरेक्ट एवरेज देख लो, आपको पता चल जाएगा ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, ये भी हाईली वेटेज है, ये भी हाईली वेटेज है, मतलब पॉलिटी भी हाईली वेटेज है, करंट अफेयर भी हाईली वेटेज है, स्टैटिक जीके भी हाईली वेटेज है। आप इस तरीके से पूरी एनालिसिस पेपर पे नोट डाउन भी कर सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं नॉन टेक्निकल में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं बेटा, सबसे ज्यादा वेटेज है 50 नंबर सीधा, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे 22 हो, 20 हो, 19 हो, 18 हो, इसका 50 फिक्स है, और एवरेज आपको 50 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो 50 मार्क्स का आपका ये पोर्शन हो गया, 50 मार्क्स का आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं 100 मार्क्स जो कि आपका टेक्निकल आता है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करूं तो बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिखे हुए हैं। आप भली भांति इन सारे सब्जेक्ट को जानते हो क्योंकि आप डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में भी सेम सब्जेक्ट ही पढ़ते हो। अगर मैं एवरेज की बात करूं, ये हाईली वेटेज है बेटा, ये भी हाईली वेटेज है, 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 और इधर से आप आके देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं छोड़ सकते, थर्मोडायनेमिक्स नहीं छोड़ सकते, इसी के साथ पावर प्लांट नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, आईसी इंजन नहीं छोड़ सकते। नीचे आ जाओ, यहां पर देखो प्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। 5 साल के हिसाब से भी नंबर देख लो, ठीक है, और एवरेज भी देख लो, उसी हिसाब से आप यहां पर प्रिपरेशन करो। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो सर्वेइंग हो गया, एनवायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब देख सकते हो। और बेटा आप इधर देख सकते हो हाईली वेटेज 10 नंबर का एवरेज, 19 नंबर का एवरेज, 10 नंबर, 11 नंबर, किस तरीके से आपसे यहां पर पूछा गया है। तो लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस क्लियरली बताती है कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन से सब्जेक्ट की कम प्रैक्टिस करनी है। अब बारी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो बेटा ये रहे आपके सारे सब्जेक्ट, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूटिलाइजेशन। 17 में ये डिस्ट्रीब्यूशन था, 18 में ये था, 19 में ये था, 20 में ये था, 22 में ये था। मैं डायरेक्ट एवरेज की बात करती हूँ, 21.4 का एवरेज है, 12.4 का एवरेज है, 29 का एवरेज है, 8.4, 6.4, 7.8। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, 29 नंबर का आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले आप भाई पूरा पूरा देखो, मार्क्स को ऑब्जर्व करो, ये आपका काम है, इसीलिए मैंने पूरी स्लाइड लगाई है। हर साल के बेसिस पर चेक करके फिर एवरेज पर नजर डालो, फिर अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूं, मतलब मैं बात कर रही हूं 2022 की, रिसेंटली रिजल्ट आया था, तो आप देख सकते हो बेटा सिविल इंजीनियरिंग में कैटेगरी वाइज
आपका ये कट ऑफ मार्क्स गया है और ये कैंडिडेट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल थे? तो टोटल कैंडिडेट अगर आप सिविल में बेटा देखोगे तो 15,605 कैंडिडेट्स यहां पर थे, ठीक है ना। इसी के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं दिखाऊं आपको तो कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो और यहाँ पर कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 4,533 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिला के। हाँ, ये बात सही है कि सिविल में थोड़ा ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम नंबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अनरिजर्व्ड का अगर आप कट ऑफ देखोगे 123.45 गया है और यहाँ पर अनरिजर्व्ड का देखोगे तो 110.57 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेटा कंप्लीट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में आपको करा रही हूं। इसी के साथ बेसिक नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट की। जब आप प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स कन्वेंशनल क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल। अगर मैं प्रीलिम्स के पेपर की बात करूं तो बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट की होगी। अगर आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखोगे तो आप प्री का पेपर आसानी से निकाल लोगे। और जो मेंस का पेपर है उसमें डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, मतलब जैसे आप सेमेस्टर में एग्जाम देते हो ना, एकदम सेम एग्जाम आपको मेंस का देखने को मिलेगा जो कि आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, बीइंग अ इंजीनियर वो होती है, वो आपको डेवलप नहीं करनी पड़ती, वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट बीइंग अ इंजीनियर आपके अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, बस आपको उसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है एसएससी जेईई एग्जाम के बेसिस पर, ठीक है। गुड टाइम मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, टाइम कम रहता है, तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 120 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, 200 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करने हैं, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? तो जब भी कभी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ऑनलाइन में प्रिपरेशन कर रहे हो, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग कंपलसरी कर दो। इसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी में काम करो क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो स्पीड खतरनाक होनी चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से स्पीड मेंटेन करो और कई बार स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया मगर गलत कर दिया। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ही काम करना है। 100 क्वेश्चन आप टारगेट करो कि 1 घंटे में पर वीक आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो वीक में एक बार इस तरह का चैलेंज अपने आप को दो और उसकी भी प्रैक्टिस करो। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो क्योंकि लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम कॉम्प्रहेंसिव नोट से रिवीजन करें। रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आप यहाँ पर कोशिश करो कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि क्विक रिवीजन भी आप कर पाओ, ठीक है। रिवीजन जैसे कि मैंने आपसे बोला, यू कांट इग्नोर। सबसे पहला प्रोसेस होता है सब्जेक्ट का ज्ञान लेना फैकल्टी से और दूसरा प्रोसेस होता है उसे डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। तो ये दोनों ही पहलू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ये एक पहलू है, फिर उसको पढ़ने के बाद आपको डाइजेस्ट करना है, अपने दिमाग में बिठाना है विद द हेल्प ऑफ द रिवीजन। ये दोनों काम जब तक एक साथ नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। जो सिर्फ दूसरा वाला कर रहा है पहला वाला नहीं कर रहा तब भी गलत है, पहला कर रहे हो दूसरा वाला नहीं कर रहे हो तब भी गलत है, ठीक है। तो इसको ठीक कर लो। डेली प्रैक्टिस मस्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एंड ट्राई टू गिव टेस्ट। आप वीकली बेसिस पर भी टेस्ट दे सकते हो या अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो तो आप मंथली बेसिस पर भी टेस्ट दे सकते हो, मगर टेस्ट दे दे के अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस हमेशा करते रहो, ठीक है। मिनिमम टाइम कितना चाहिए, चूंकि यहाँ पर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछा जाता है, तो बेटा मिनिमम 6 से 8 महीना तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इससे कम तो नहीं लगने वाला, ठीक है ना, इससे कम आपका नहीं लगने वाला। तो 6 से 8 महीना आप कोशिश करो, अच्छे से प्रिपरेशन शुरुआत करो और बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हो। मैंने आपको बताया, देखो जो भी आपका ब्रांच है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सुन लो, जो भी आपकी ब्रांच है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करो जो भी सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो उसको सेमेस्टर के साथ अलाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही आप सेमेस्टर के साथ अलाइन कर लोगे तो आपके लिए जो प्रोसेस है वो हेक्टिक नहीं होगा। जो सब्जेक्ट हम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सेमेस्टर के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो सो आई विल सजेस्ट यू कि किसी भी ब्रांच में कुछ बेसिक 0 लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, 0 लेवल के सब्जेक्ट, जैसे कि मैं सिविल मैकेनिकल डील करती हूं तो मैं सिविल मैकेनिकल में बोलूंगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक है, फोर्स है, मोमेंटम है, एनर्जी है, इसको पढ़ लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट अच्छे से समझ आते हैं। तो पहले तो आप 0 लेवल के सब्जेक्ट्स को कवर करो,
ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। और हाँ, जो भी बच्चा ऐसा है जो मैथ्स नहीं जानता है तो बेटा आप बेसिक मैथ्स भी थोड़ा कवर कर लो। आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं, ये बहुत यूज होगा। आप टेक्निकल सब्जेक्ट बिना मैथमेटिक्स के नहीं पढ़ सकते, इट इज इम्पॉसिबल, लिख के ले लो। तो मैथ्स आती है तो ही डेरिवेशन समझ आएंगे, तो ही टेक्निकल सब्जेक्ट में एकदम दोस्ती वाली अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, अदरवाइज सब रटते रह जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहां पर आप मैथ्स पढ़ लो, 0 लेवल के सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद आप शुरू करो हाईली वेटेड सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए डेली 3 से 4 घंटा स्टडी आवर्स होने चाहिए। और मैं स्टडी आवर्स की अगर बात कर रही हूं तो इफेक्टिव स्टडी आवर्स की बात कर रही हूं। मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूं कि 3 से 4 घंटा में पढ़ाई तो आपने 2 ही घंटा करी, बाकी सारा समय आपका वेस्ट था। ठीक है, और अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको शुरुआती दौर में 6 to 8 आवर्स के स्लॉट्स बनाने चाहिए। स्लॉट्स इन द सेंस 6 से 8 घंटा आपको डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए। इसी में आपका रिवीजन भी होगा, इसी में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और इसी में आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन भी चल रहा होगा। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान करके आप प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आप एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब इसके अलावा भी, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, बट इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं कवर नहीं कर पाई तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।